हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ यूपी सैनिक अग्निअस्त्र सीरीज में सेट नंबर 4। आपके 9th क्लास के लिए जो अग्निअस्त्र सीरीज यहाँ पर हमने लॉन्च किया हुआ है, इसमें मैं आज आपको वापस से जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो प्रोसीजर आपको पता है, जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे से बताने से पहले आपको अपने आंसर बताने होंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे आज का स्कोर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की सीरीज। सो स्टूडेंट, बिफोर दैट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद ज्योमेट्री स्कूल तो हमारे हॉस्टल फैसिलिटी में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने आना स्टार्ट कर दिया है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो विदाउट एनी डिले आप भी यहाँ पर पेरेंट्स के साथ विजिट करें। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सैनिक स्कूल एग्जाम अभी हुआ है, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो लगता है कि टॉपर भी हमारे यहीं से रहने वाला है। तो अगर आप अभी तक चूक गए हैं तो अब नहीं चूकेंगे और हमारे स्कूल में आकर क्यों ना तैयारी को बिल्कुल फुलफिल किया जाए। तो यहाँ पर टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है RIMC के लिए, सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है RMS एग्जाम के लिए, और कर्तव्य बैच है यहाँ पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और यूपी सैनिक के लिए निश्चय बैच हॉस्टल बैच है हमारा जो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, साथ ही आप हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस बैच भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपको घर बैठे ही आप तैयारी कर सकते हैं विद द एक्सपर्ट फैकल्टी, जहां हम आपकी लेंगे लाइव क्लासेस। साथ ही इसमें आपको डेली मिनी मॉक, महा मॉक कंडक्ट किए जाएंगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी की यहाँ पर बात करें तो आपकी 8 to 5 PM डेली क्लासेस होती हैं। डेली आपके टॉपिक के बाद मिनी मॉक होते हैं और एवरी थर्सडे एंड संडे हम आपका यहाँ पर महामॉक कंडक्ट करते हैं। एग्जाम कोई भी हो, RMS RIMC सैनिक, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और आने से पहले अगर इन नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें से कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड होती हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे मोबाइल के साथ कुछ एसेसरीज आती हैं, चार्जर आता है, ईयर प्लग्स आते हैं। तो इसी तरह जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो एक एसेसरी ऑर्गन की तरह से यहाँ पर काम करती हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सी 3 ग्लैंड हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिसने ऑप्शन नंबर बी चुना है, सलाइवरी ग्लैंड विल सिक्रीट सलाइवा, लीवर विल सिक्रीट बाइल जूस, पैंक्रियाज विल सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर 1 मार्क मिलता है ऑप्शन 1 चूज करने वाले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिसने ऑप्शन 2 चूज किया उनको नंबर 1 मिलता है। तो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो यहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 50 हर्ट्ज है। हमें निकालना है व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पर ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा? एंड द रिलेशन इज 1 बाय ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कितना है हमारा यहाँ पर? 50। अब आप इसे कट कर सकते हैं, यू नो द किस तरीके से कट किया जाता है। यहाँ पर डेसिमल 0 देन यहाँ पर 0 एंड 52 ज़ा 100। तो क्या यही करेक्ट ऑप्शन है? तो आपने भी यही चूज किया है। 0.02 सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आईज में डिफेक्ट हो जाता है जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। लाइक यहाँ पर मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस आपकी रह जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तो किसको यूज करके, कौन सी लेंस यूज करके हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करके आप कौन सा डिफेक्ट ठीक कर सकते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस की नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस है बेसिकली क्या हो जाता है, रेटिना से पहले ही आपकी इमेज बन जाती है, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और आपको इमेज चाहिए कहाँ, रेटिना पर, तो यहाँ पर जो आपकी लाइट रेज को डाइवर्ट कर दे वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ पर करेक्ट किया जाता है मायोपिया, तो ऑप्शन 1 हो गया यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल किल्ड बाय मेडिसिन, जो पैथोजेंस हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं और उनको हम किसी एंटीबॉडी यहाँ पर मेडिसिन से किल करते हैं, वो मेडिसिन क्या कहलाती हैं, पेन किलर, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं बाय टेकिंग समथिंग, तो यहाँ पर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो मेडिसिन खाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज। तो करेक्ट आंसर विल बी दीज आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। और सबसे पहली एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड द एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। What are the egg laying animals known as? आ रहा है यहाँ पर RMS में, यूपी सैनिक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, यूपी सैनिक में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, रेप्टाइल और ओविपेरस। तो टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, जल्दी से बता दीजिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ओविपेरस, द एग लेइंग एनिमल्स। और इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि आपकी लिजर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, दीज आर द एग लेइंग एनिमल्स। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which pair of element contain a metal and a non-metal both present in liquid state at room temperature? यहाँ पर आपको सेट दिया गया है, एक मेटल है उसमें एक नॉन मेटल है और दोनों ही रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं और यहाँ पर आपके नॉन मेटल्स जो है या तो वो सॉलिड होंगे या वो गैसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है कि मेटल भी लिक्विड है और एक नॉन मेटल भी लिक्विड है। तो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आयरन, गोल्ड, सोडियम, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, ग्रेफाइट, मर्क्यूरी। तो जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आयरन और गोल्ड तो आपको पता चल गया, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में और दोनों ही मेटल है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। सोडियम और ब्रोमीन, सोडियम हमारा मेटल है, ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, बट सोडियम भी हमें एक पीस के फॉर्म में मिलता है, तो ये हो गया हमारा सॉलिड। बात करनी है लिक्विड की, तो मर्क्यूरी हमारा मेटल है बट ये होता है लिक्विड स्टेट में, तो मर्क्यूरी हमारा मेटल और ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है और ये भी पाया जाता है लेबोरेटरी में इन बॉटल्स लिक्विड स्टेट में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में है, क्योंकि ग्रेफाइट भी आपका सॉलिड है बट मर्क्यूरी आपका लिक्विड है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ। जिसने सी चूज किया उनको मिलता है 1 मार्क। चलिए आगे देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर, यू नो दैट लाइट्स का अपना 7 कलर्स होता है विबग्योर की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो नेचुरल फिनोमिना है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, उसको क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जल्दी से बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी सैनिक के लिए, क्योंकि 8th NCERT से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट 12 to 17 क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलेंगे और वो इन ब्रह्मा सीरीज से बाहर बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी सुनना होगा कि ऐसे नहीं तो कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये चीज भी यहाँ पर समझनी होगी। तो क्या कहलाता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई होप आपका ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट विल बी हाईएस्ट, सबसे तेजी से स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, आपको चूज करना है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पर किस में हाईएस्ट होगी, सॉलिड, लिक्विड, वैक्यूम और गैसेस। तो कहां पर आपकी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होगी, सॉलिड में, लिक्विड में, वैक्यूम में, गैसेस। तो वैक्यूम हैज नो मीडियम, तो यहाँ पर लाइट क्या करेगी, सबसे तेजी से पास होगी, कोई पार्टिकल्स नहीं है टकराने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who discovered the bacteria Bacillus anthracis that cause anthrax in cattle? एंथ्रेक्स डिजीज होती है कैटल्स में, तो यहाँ पर ये डिजीज कौन कॉज करता है, किसने करता तो है ये हमें पता है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, बट इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी,
रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच और एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। तो करेक्ट आंसर विल बी रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। तो करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट कोच। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोल कंजर्व रिसर्च एरिया, पेट्रोल कॉर्पोरेशन रीयूज एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, या ऑल आर इनकरेक्ट। जल्दी से चूज करेंगे। पीसीआरए बेसिकली ये तो क्लियर है कि पेट्रोलियम के लिए काम करती है, जिनको कि पेट्रोल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। सी इज द करेक्ट आंसर। जिसने सी ऑप्शन चूज किया उनको मिलते हैं 1 मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज यूज्ड एंड जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक द स्पॉइलेज। जैम्स और स्क्वैशेस की बॉटल्स जो होती है जल्दी से खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, तो यहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है केमिकल? सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइट सल्फाइड, सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज से फूड प्रिजर्वेशन को लेके एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से बताएंगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। मार्केट में ये दो केमिकल्स प्रेजेंट मिलते हैं, किसके लिए? पिकल्स के लिए। और यहाँ पर हमारे जितना भी हम जैम स्क्वैशेस को स्टोर करते हैं वो इसी के अंदर करते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं? यहाँ पर इनको स्पॉइल नहीं होने देते, माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं होने देते। तो सी और डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pair of organelle does not contain DNA? इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली में डीएनए नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जल्दी से अपना आंसर चूज करेंगे और मुझे करेक्ट ऑप्शन बताएंगे इसका। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद से मैटरनल डीएनए होता है, तो यहाँ पर ये पेयर करेक्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं इन प्लांट सेल, तो उसमें भी अपना ऑन डीएनए होता है। न्यूक्लियर एनवेलप तो होता ही जिसके अंदर डीएनए एंक्लोज्ड होता है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इनके अंदर कोई भी अपना पर्सनल डीएनए नहीं होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ध्यान से देख लेंगे, आपसे यहाँ पर डज नॉट पूछा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा वेजिटेशन धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फॉसल फ्यूल लाइक कोल। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जितना भी हमारा फॉसल फ्यूल है वो किससे बनता है? यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो ब्यूरिड हो जाते हैं अंडर द हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो उस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। फॉसल फ्यूल का बनना इज नोन एज कार्बनाइजेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए ब्लैक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। प्लांट सेल्स में बेसिकली एक ब्लैंक लुकिंग सरफेस होता है बहुत ही बड़ा, ये क्या कहलाता है? प्लास्टिड, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। एंड करेक्ट आंसर इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं और ये प्लांट सोल में बड़े होते हैं और हमारे एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज के होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Phosphorus is very reactive non-metal. It react vigorously with air, so it is stored in. Phosphorus basically एयर के साथ ऑक्सीजन गैस बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो इसलिए इसको किस में स्टोर किया जाता है? अल्कोहल, वाटर, केरोसिन, नन ऑफ देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम, पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और इनको केरोसिन में रखा जाता है, और जो हमारा यहाँ पर फॉस्फोरस होता है उसको स्टोर किया जाता है वाटर, क्योंकि आपने देखा इसे एक्सप्लोजिव में भी यूज करते हैं और एयर के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से कभी कभी क्रैकर्स में खुद से भी आग लग जाता है क्योंकि एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, तो इसको स्टोर किया जाता है वाटर में। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी इज कॉज्ड बाय। जो येलो वेन आपके भिंडी ओकरा के जो पत्ते हैं वो येलो हो जाती हैं उनकी वेन्स, तो ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस। तो बच्चों बेसिकली मोजेक इज अ टाइप ऑफ वायरस। तो आप ऐसे ही इसको, जिसको पता है कि मोजेक किसको कहते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ वायरस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डैश वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग इन द फर्स्ट टाइम इन लंदन। सबसे पहले लंदन में स्ट्रीट लाइटिंग करने के लिए इनमें से क्या यूज किया गया था?
कोल तार, कोल गैस, कोल या कोक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉसल फ्यूल पे एवरी ईयर या रिसोर्सेज पे कह सकते हो आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यूपी सैनिक में। तो यहाँ पर जो लंदन में यूज किया गया था सबसे पहली बार लाइटनिंग करने के लिए, स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए, वो थी आपकी कोल गैस। कोल के टाइम पर जब बहुत सारा रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है तो उसी में से कोल तार, कोल, कोक और ये सब प्रोडक्ट निकलते हैं, तो कोल गैस भी उसी में से ही एक है जिसको लाइटनिंग के लिए यूज किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक कंपास। अगर आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकंडक्टिंग सॉल्यूशन लेते हैं तो मैग्नेटिक कंपास को कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं, यहाँ पर लाइन को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा मैग्नेटिक कंपास में? टैप वाटर, लेमन जूस, हनी या ऑल आर करेक्ट? कोई भी नहीं करेगा। तो आपको पता है जो आपका टैप वाटर होता है वो भी इम्प्योरिटी के साथ होता है, लेमन जूस भी आपका एसिड है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट है ब्रेक होने के लिए। हनी विल नॉट डिफ्लेक्ट, हनी यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा मैग्नेटिक कंपास में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Before playing the orchestra in the musical concert, a sitarist tried to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so, he is adjusting. Basically आपने देखा होगा जब भी कभी जागरण या कोई इवेंट होता है तो उसमें सभी जो इंस्ट्रूमेंट है सब अपने के स्ट्रिंग्स टाइट करते हैं। किसके लिए? तो जो सितारिस्ट है वो यहाँ पर अपने स्ट्रिंग्स टाइट कर रहा है। किसके लिए? जिससे कि वो क्या कर सके, स्ट्रिंग की जो यहाँ पर स्ट्रिंग्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसकी भी पिच उतना ही हाई हो सके। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है सितार स्ट्रिंग की उसको मैच किया जा रहा है विद द अदर इंस्ट्रूमेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है साउंड की पिच कि वो कितनी ज्यादा श्रिल होगी या कितनी ज्यादा मोटी होगी, तो इस पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बच्चों फिर से मार्क कर लेंगे, पूछा है नोट, तो क्योंकि हम जब आंसर सॉल्व करते हैं तो ध्यान नहीं जाता कि हमसे नॉट पूछा गया था या यस में पूछा गया था। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, यूट्रस, पेनिस, तो इनमें से क्या नहीं होता मेल के अंदर? यूट्रस, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जहां पर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसने सी ऑप्शन चूज किया क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इफ एम्पलीट्यूड बिकम ऑफ अ साउंड ट्वाइस द लाउडनेस विल इंक्रीज। तो बच्चों आप जानते हैं लाउडनेस डिपेंड करता है ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर होगी यहाँ पर लाउडनेस, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का लाइक दिस, तो दिस इज द हाइट ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये होता है लाउडनेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर लाउडनेस यहाँ पर ये ट्वाइस हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है लाउडनेस यहाँ पर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 फैक्टर। वाई? बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ द लाउडनेस। तो यहाँ पर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हुआ बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि लाउडनेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? जूट, मेज, मस्टर्ड, राइस। तो जो विंटर में लगाया जाता है वो आपके राबी क्रॉप्स होते हैं, एंड मस्टर्ड यहाँ पर आपका राबी क्रॉप है। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ प्लांट क्रॉप। जो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेस्ट और यहाँ पर इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, अर्थवॉर्म्स या नीम। तो यहाँ पर जो बात दे दी है कि ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग लाइफ यूज की जाती है, तो इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाएंगे दे आर द बायो पेस्टिसाइड्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फार पॉइंट ऑफ आई इज डैश फॉर नॉर्मल आई। जो नॉर्मल आई होती है मीन जिनको हाइपरमेट्रोफिया, मायोफिया नहीं हुआ है, उनके लिए फार पॉइंट कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वो कहां तक देख सकते हैं नॉर्मल आई। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, दिस इज इन्फिनिटी। कितना होता है? दिस इज इन्फिनिटी। सो अगर आपको फार पॉइंट पता है तो नियर पॉइंट भी पता होना चाहिए कि आप कहां से बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं। 24 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो जो एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक आप बिल्कुल, अगर बुक आप अपने से 25 सेंटीमीटर अवे रखते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ पाएंगे, बिल्कुल अक्षरों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट, दीज आर योर टुडेज 25 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज 25 में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते थे, कितना आपने स्कोर किया है। जल्दी मिलती हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कोई फ्री क्विजेस देखना चाहते हैं किस तरह से हम तैयारी कराते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।